सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज बात पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही बदलती बीजेपी की। जी हां, बदलती बीजेपी, जिसका गुजरात मॉडल इन दोनों चर्चा में है, जहां सारे घर के बदल दिए गए हैं। लेकिन आज बात संगठन में बड़े बदलाव की, तो नाम मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में बदलती बीजेपी के गिने चुने चेहरे हैं जो इस पारी को आगे खेल रहे हैं, या जिनको मौका दिया गया है, या जिन पर भरोसा जताया गया है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर जी का। लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी। बात बदलती बीजेपी की लोकेंद्र पारासर से, क्या वाकई में बीजेपी बदल गई है, या एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? और संगठन में जो बदलाव दिख रहा है वो आने वाले समय में क्या सरकार में भी नजर आएगा? देखो, बदलाव ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। अधिष्ठान नहीं बदलना चाहिए, ध्येय नहीं बदलना चाहिए, कार्यक्रम नहीं बदलना चाहिए, जो भावनाएं वो नहीं बदलना चाहिए। बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में भी पीढ़ियां बदलती हैं, संस्थान में भी बदलती हैं, अधिष्ठानों में भी बदलती हैं, लेकिन अधिष्ठान के प्रति जो पवित्रता है, जो कमिटमेंट है, जो कर्मठता है, वो नहीं बदलनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं सिद्धांत की, विचारधारा की। जी, निश्चित तौर पे। लेकिन जब समझौते होते हैं सियासी, तो फिर ये बात कहीं पीछे नहीं छूट जाती। मैं बात कर रहा हूँ इस बदलती बीजेपी में सिंधिया फैक्टर की। क्या सब कुछ भाजपा में आने के बाद समाहित हो जाता है? वही अंतिम सत्य है? देखो, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सारे समाजवादी मित्र आकर मिले जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। आज वे, आप उनको ढूंढ नहीं सकते कि वो समाजवादी मित्र भाजपा के हैं कि समाजवादी थे कभी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष बात है कि जो 60-70 साल पहले कहा गया अंत्योदय करना है, और ये पवित्रता ऐसी है कि आज राजनीति में जातिगत बातें होती हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय अगर उस संकुचित सोच से हम बात करें, जाति की सोच से, तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि संगमरमर लगवा दो, पुजारी का वेतन बढ़वा दो, मंदिरों में टाइल्स लगवा दो। उन्होंने वही कहा जो शिवाजी ने कहा कि अगर कुछ दान में आया है तो पहले कुएं बावड़ी खुदवाओ, पहले लोगों के लिए घर बनवाओ। वही दीनदयाल जी ने कहा। ये समग्रता, ये समरसता का जो सोच है, वो इसलिए फलीभूत नहीं हुआ कि 60-65 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन वो आग दिल में जल रही थी। अधिष्ठान के प्रति पवित्रता की जो आग है भारतीय जनता पार्टी की, वो दिल में जल रही थी। मोदी जी को अवसर मिला तो बाबा साहब के सपने भी पूरे हो रहे हैं और दीनदयाल जी का संकल्प भी पूरा हो रहा है। लेकिन वही मोदी जी जिन्होंने शौचालय को पहली प्राथमिकता दी थी, अब उनके जो कार्यालय हैं वो 5 स्टार कल्चर के हैं। बीजेपी की कार्य पद्धति आप संघ की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बदलाव उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये जरूरी है रहन सहन या फिर विचारधारा और सिद्धांत से एक समझौते जो वक्त का तकाजा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रणेताओं की प्रेरणा पर काम करने वाली पार्टी है। दीनदयाल जी का आपको पता होगा राकेश जी, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। दीनदयाल जी ने कहा कि जो समाज, जो संस्था, जो पीढ़ियाँ समयानुकूल अपने आप में परिवर्तन नहीं करती, वो समाप्त हो जाती हैं। आज कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, वही वंशवाद। माँ बीमार है तो बेटे को दे दो, बेटा अगर मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, निर्णय नहीं ले सकता, क्षमताएं नहीं है, तो क्या किया जाए? विकल्प क्या है? वही बीमार माँ है, और वो भी पूरी अध्यक्ष नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जाना चाहती। पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 वर्षों तक भारत के निर्माण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और दीनदयाल जी का संकल्प पूरा कर रहा है। भाजपा ने समय के साथ चुनौतियों को समझा, चिन्हित किया, और उन समस्याओं से बाहर निकल रही है, उसका समाधान तलाश रही है, और नई बीजेपी एक तैयार हो रही है। नहीं, मैंने कहा ना, समयानुकूल परिवर्तन, टेक्नोलॉजी के परिवर्तन हो, कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता का परिवर्तन हो, वो करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, हमारे पास कमिटमेंट था, हथियार कमजोर थे, मुगलों ने आक्रमण किए, अंग्रेजों ने किए, हम तलवार निकलते थे, सामने से तोप चलती थी, पराजय अवश्यम भावी हुई। भारतीय जनता पार्टी ये अवसर नहीं देना चाहती। हाँ, बीजेपी ने आधुनिकीकरण के इस दौर में नई नई सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया है, और एक कहीं ना कहीं एक नजीर भी पेश कर दिया। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के कौशल की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो परिवर्तन है वो आवश्यक होंगे। कार्यालय, आप उसे 5 स्टार कह सकते हैं, मैं कहता हूं सर्व सुविधा युक्त कार्यालय, तकनीकी से युक्त कार्यालय, ये भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। आज देश तकनीकी दौर में आज इतना आगे बढ़ गया है, दुनिया लोहा मान रही है। मध्य प्रदेश में आप ही बताइए कि बीजेपी में बदलाव क्या है, और कितना अभी और बदलना जरूरी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश की बीजेपी या हिमाचल प्रदेश की बीजेपी या पंजाब की बीजेपी, इस तरह से हम नहीं सोचते। हमारी एक प्रवाह है जो शीर्ष से चलता है और बूथ तक जाता है। आज मोदी जी एक शब्द बोलते हैं, एक योजना लॉन्च करते हैं, वो बूथ तक जाती है। इसलिए एक प्रवाह है, वो विचारधारा का प्रभाव है। भाई, एक विचार आता है, वो जब प्रभावित होने लगता है विचारधारा हो जाती है। सरकार की हुई
लेकिन संगठन स्तर पर भी आप देखिए ना, संगठन में भी केंद्र की लाइन ही नीचे बढ़ती है। केंद्र और राज्य अलग क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। लोग जी पहले कार्यक्रम यहाँ तैयार होते थे, यहाँ से फीडबैक ऊपर जाता था, आला कमान वहाँ पर उसको सहमति व्यक्त करता था, भले औपचारिक अनौपचारिक बात हो रही हो, लेकिन वो लाइन आगे बढ़ती थी। लेकिन अब संगठन में देखने को मिल रहा है कि वही कार्यक्रम जो केंद्रीय नेतृत्व तैयार करता है, मध्य प्रदेश का संगठन वहीं तक सीमित होकर रह गया। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव एफर्ट्स से चलती है। आज माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये जन्म शताब्दी वर्ष का विचार कहाँ से आया? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को आया। क्यों आया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनको अपना प्रेरणा मानती है। आज भारतीय जनता पार्टी जो व्यापक रूप में जो मजबूती के साथ खड़ी है मध्य प्रदेश में, तो उसके पीछे ठाकरे जी हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विचार जो आजीवन सहयोग निधि का विचार है वो मध्य प्रदेश से उपजा और पूरे देश ने अपनाया उस मॉडल को। तो इसलिए ये तो कुछ मॉडल वहां से आते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं, संयुक्त रूप से कमिटमेंट के साथ। ठाकरे जी को मध्य प्रदेश तक सीमित तो नहीं रखा जा सकता। नहीं, सवाल ही नहीं है। अगर तो फिर ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह जो चल रहा है पूरा 100 साल पूरा होने पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों के लिए ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। और ये जो जन्म शताब्दी समारोह के जो कार्यक्रम बने हैं उसको केंद्र के नेतृत्व ने भी उसको गंभीरता से लिया है और अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम कुछ तय हुए हैं। केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें किसी दिन आपके सामने आ सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी स्वीकृति आई हैं, लेकिन तिथियां तय होनी है। सभी कार्यक्रमों में पूरी भारतीय जनता पार्टी, कुशाभाऊ ठाकरे हों, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, ये ऐसे नक्षत्र हैं, इनको कोई पार्टी कभी भूल सकती है क्या? तो बात वही है, केंद्र की लाइन जरूरी नहीं है, नीचे से भी लिया जा रहा है अगर आपकी बात को यकीन किया जाए। मैं फिर वही सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप मीडिया प्रभारी हैं, भाजपा बदली है तो उसमें प्रबंधन के साथ मीडिया का रोल भी बढ़ा है, नई चुनौती है तो उनको स्वीकार किया है। तो क्या मीडिया के फोरम पर भी बीजेपी बदल रही है सर, और बेहतर उपयोग के लिए? नहीं राकेश जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया होगा तब केवल प्रिंट मीडिया अस्तित्व में थी जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, आज वेब मीडिया आया है, सोशल मीडिया का बड़ा भारी मतलब फ्लो बढ़ा है। कहीं ना कहीं हम देखते होंगे कि मीडिया में भी आजकल क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, क्वालिटी की थोड़ी सी उसमें कहीं ना कहीं शको शुबह आजकल होने लगी है। तो निश्चित तौर पर ये शको शुबह के दौर में हमें अधिक अलर्ट रहना पड़ता है, अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मीडिया से भारतीय जनता पार्टी के संबंध बहुत पवित्रता के साथ प्रगाढ़ हुए हैं, मैं इसको स्वीकारता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी होने के नाते मेरा पहला कमिटमेंट किससे? भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेरी प्राथमिकता किससे? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे पहले 5 साल पहले जब मैं संपादक हुआ करता था तब मेरी प्राथमिकता मेरे अखबार के साथ थी, मेरे कमिटमेंट उसके साथ थे। तो भूमिका जब बदलती है तो थोड़ा बहुत अपने को अपनी कार्यप्रणाली बदलाव करना पड़ता है। क्या सिस्टम आपने बदला है? क्योंकि लगातार आप पारी खेल रहे हैं, अब उन गिने चुने मीडिया प्रभारी में है, शायद डॉक्टर राजेश वाजपेयी के बाद दूसरा कार्यकाल आपका 5 साल से ज़्यादा का पूरा हो चुका है। सरकार आपके समय में गई भी है, हाथ से फिसल गई और लौटी भी है। ये सारे अनुभवों के बाद 2023 की चुनौती को ध्यान में रखते हुए क्या बड़ा बदलाव मीडिया में अगर समझा जाए तो वो क्या है? देखो, मीडिया तो अपनी गति से चलती है, मीडिया को किसी के कारण से प्रभावित होकर चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि अगर आप उनको स्थान भरने की सामग्री नहीं देंगे समय पर तो स्थान कहीं और से भरा जाएगा। 3 कॉलम की जगह तय है कि ये भारतीय जनता पार्टी की खबर लगेगी, लेकिन अगर मैं समय पर अच्छी एडिटेड खबर नहीं भेजूंगा तो निश्चित तौर पर उस जगह जो जहां से मिलेगी वहां से भरी जाएगी। इसलिए पहले तकनीकी बदलाव ये है कि समय से खबरें आपको मिले, डेडलाइन से पहले मिले। काल में जब संकट के दौर से गुजर रहा है मीडिया, तब सब कुछ आप बना के दे देंगे तो फिर जो हमारे यहाँ बीट देखते हैं उनकी तो नौकरी खतरे में। नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रकार क्लर्क नहीं होता, पत्रकार बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति होता है। हमने जो बोझा है वैसे चिपकने वाला थोड़ी है, हमें मालूम। लेकिन सत्य के निकट तो कम से कम चीजें आए, अपना पक्ष मजबूत। भाई पत्रकार कोई टेबल न्यूज नहीं बनाता, अगर टेबल न्यूज बनाता है तो पत्रकार नहीं है। इसलिए इन दोनों लोकेन जी आप पूरा दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, चर्चा ये रहती कि मीडिया प्रभारी का काम तो भोपाल बैठ के मीडिया को मैनेज करना सब कुछ, लेकिन आप पहले मीडिया प्रभारी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया। देखो, प्रवास और बैठकें ये तो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। यही बदलाव है मीडिया के क्षेत्र में। नहीं, मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है, आज हमें मंडल तक, बूथ तक, विधानसभा क्षेत्र तक, जिले तक अपने मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी एक्टिव करना पड़ेंगे। मैंने कहा ना, सूचनाओं का फ्लो बढ़ गया है, मात्रा बढ़ गई है। ज्यादा चुनौती कहाँ है सर? प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, वेब मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में? देखो, आपकी अगर अधिष्ठान के प्रति पवित्रता है तो चुनौती कहीं नहीं है। भाजपा के लिए सोशल मीडिया को लेकर जरूर मेरा इतना कहना है कि सोशल मीडिया पर इस समय बौद्धिक वर्ग भी हावी है, लेकिन ऐसा वर्ग भी हावी है जिसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
समाज के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बौद्धिक वर्ग है उसको इस पर चिंता करनी चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या जाए और क्या नहीं जाए, समाज और देश का नुकसान नहीं हो। बाकी राजनीतिक रूप से जो लिखना पढ़ना है लिखना लेकिन तो क्या मैं आपकी बात को इस तरह से लूं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ सच नहीं, एक बड़ी चुनौती है उसकी तह तक जाना, हकीकत को समझना, लेकिन यही वो माध्यम सशक्त है जो अखबारों की हेडलाइन बदलने को मजबूर कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनलों की तो हेडलाइन बनी ही जाती है। मैं राकेश जी भाई साहब पहली बार जब भोपाल आया था तो मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि आज ये बड़ी अच्छी खबर मिल गई, चलो खेलते हैं। मैं भौचक्का था। 29 साल के जर्नलिज्म में मैंने ये सुना नहीं कभी कि खबर से खेला जाता है। बाद में मुझे ध्यान आया कि कुछ खबरें तय कर ली जाती हैं कि शाम को इसका ये स्वरूप होगा। तो ऐसी खबरों के प्रति सचेत और सावधान उन पत्रकार मित्रों को रहना चाहिए जिनके कमिटमेंट हैं जर्नलिज्म के प्रति। सर, संपादक के तौर पर आपके लिए ये एक मतलब सवाल ही नहीं खड़ा होता था कि खबर से खेलें, लेकिन आप मीडिया प्रभारी के तौर पर आप चाहते हैं कि आपकी बनाई गई, आपकी बढ़ाई गई लाइन से जो खबरें निकलती हैं वो सुर्खियां बने और मीडिया उससे खेले। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा अगर पत्रकार करेगा तो पत्रकारिता क्या करेगा, लेकिन वैसी चीज़ भी ना आए जो हुई नहीं। ऐसी घटनाएं भी कई सामने आती हैं कई बार कि हम उस बैठक में खुद मौजूद हैं, सवेरे जो खबर छपती है वो होता ही नहीं है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो ये वो खेलने वाली जो पत्रकारिता है ना, वो कहीं ना कहीं जो आप शुरू में कह रहे थे कि यही हेडलाइन बनती है। सोशल मीडिया पे जो चलता है वो सुर्खियाँ बनती हैं टेलीविज़न की, और टेलीविज़न की सुर्खियों से कई बार प्रभावित हो जाते हैं पत्रकार, सुविधा भी देखते हैं और सवेरे की हेडलाइन बन जाती है। इस सिस्टम को तोड़ने की आवश्यकता है। नहीं, इस सिस्टम को समझने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। जो लोग ठीक दिशा में काम करना चाहते हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि जर्नलिज्म की पवित्रता बची रहे। जर्नलिज्म किसी से प्रभावित होकर नहीं होता, जर्नलिज्म स्वतंत्र है। मुझसे कई मित्र कहते हैं कि अमुक पत्रकार ने ऐसा बताया, तो मैंने कहा ये पत्रकार का काम है, खबर को पता लगाना, खोजना, ये उसका, लेकिन सत्य खोजा जाए। एक पत्रकार के नाते अंदर से आप पत्रकार को हक देते हैं कि अपनी बात रखे, लेकिन सच्चाई के साथ सामने आए। लोकेन जी, सरकार में रहते मीडिया प्रभारी, फिर 15 महीने विपक्ष में रहते होंगे और अब फिर सरकार में रहते होंगे, अगर पूरे आपके कार्यकाल को 3 भागों में बांटा जाए तो ज़्यादा चुनौती कब पेश की? देखो, पहले कार्यकाल में तो मुझे लगभग 1 साल राजनीति को थोड़ा समझने में समय लगा। सरकार के कार्यक्रम, पार्टी की नीतियाँ, विचारधारा में एकदम फ्रेशर आया था। मैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं जानता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संविधान, भूगोल, क्या पढ़ना लिखना, उनके महापुरुष, सरकार की नीतियाँ, शिवराज जी के कार्यक्रम, सभी चीज़ों में थोड़ा समय लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कमिटमेंट ठीक होना चाहिए। ये ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी अधिष्ठान के प्रति समर्पित पार्टी है। जो अधिष्ठान ने तय किया उसकी पवित्रता सरकार भी रखती है। माननीय शिवराज जी का आप नेचर देखो, ऐसा संवेदनशील व्यक्ति, ऐसा विनम्र व्यक्ति, ऐसा कर्मठ व्यक्ति, ऐसा परिश्रमी व्यक्ति, जिसको पाँव वाले भैया ही कहने लगे लोग। आपने शिवराज जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते हुए भी देखा है और उनके साथ बतौर मीडिया प्रभारी काम करते हुए भी आप उनके साथ हम लोगों को देखा ना मैंने। तो वो तीनों कार्यकाल में चुनौती ज्यादा कब? शिवराज जी को मैंने देखा हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो उसी दृष्टि के व्यक्ति हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनके लोगों का जो जन समर्थन है। कुछ धोखा हुआ, कुछ झूठे वादे हुए, उसके आधार पर हमें कुछ सीटें कम मिली। कुछ महीनों में ही समझ गई जनता। लोकसभा चुनाव आया 3-4 महीने बाद 1 सीट कमलनाथ अपने बेटे की जिता पाए, केवल 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। सर, वो रात जब बीजेपी ने फैसला लिया, एक द्वंद्व था। उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का ट्वीट आता है, लेकिन शिवराज जी वो विधायक हैं, लौटा देते हैं, आप मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे। वो द्वंद्व था या सहमति का अभाव था? सरकार नहीं बनाना है या सरकार विपक्ष में ही रहना है? नहीं, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, मैं वहाँ मौजूद था। ये जनादेश का सम्मान था और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे कि दावा ठोके। बहुत बड़ी बात नहीं थी। राकेश सिंह चाहते थे कि गवर्नर मुझे ये लगता है कि दोनों एक मत थे इस बात पर, लेकिन उनका ट्वीट आया था। ये निर्णय करने में, सहमति बनाने में संगठन परिवार जब बैठता है तो पहले कुछ विचार होता है, फिर ध्यान में आता है कि 1 सीट और कम हो गई है तो विचार बदलता है। जब आखिरी निर्णय आया नारायण सिंह वाली सीट का, तब यह तय हुआ कि नहीं, हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मैं कल राज्यपाल से मिलूंगा। ये राज तो नहीं है, लेकिन ये राज आपने आज सामने रखा है। सर, प्रदेश अध्यक्ष जिनके साथ आपने काम किया, नंद कुमार सिंह चौहान की टीम में आ गए थे जी, फिर राकेश सिंह और विष्णुदत्त, इनको कार्यकाल को किस तरह से मूल्यांकन करेंगे सर? नहीं, देखो, नंद कुमार सिंह चौहान जी बहुत विनम्र, बहुत लचीले नेता, व्यवस्था के प्रति बहुत आग्रही नहीं थे, कार्यकर्ता के प्रति आग्रही थे। ये उनकी अपनी क्वालिटी थी। राकेश सिंह जी आए तो व्यवस्था को लेकर बहुत आग्रही, व्यवस्था की तरह ही होगी, सिस्टम की तरह पालन होगा। तो थोड़ा सख्त,
थोड़ा कड़क। नहीं, मुझे लगता है व्यवस्था अगर नंद कुमार सिंह चौहान से देखा जाए, उनकी कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व से, तो राकेश जी सख्त। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि व्यवस्था के प्रति बहुत आग्रही थे वो। ये हम और लोग विष्णुदत्त शर्मा जी ऊर्जा से भरे हुए हैं। देखो क्या है, राजनीति में सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। आज वही समझने की विष्णुदत्त कोशिश शर्मा जी करो। जब आए हैं तो युवाओं में अलग प्रकार की लहर है, हिलोरें ले रही। जब वो महामंत्री थे राकेश सिंह की टीम में और अब अध्यक्ष, कितना बदला उन्होंने खुद को। नहीं, निश्चित तौर पर अध्यक्ष का व्यवहार में थोड़ी सी गरिमा का पुट तो बढ़ ही जाता है और जिम्मेदारी का एहसास, जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है। प्रदेश का जो युवा है वो बड़ी उम्मीदों से उनकी तरफ देख रहा है। आप जहां भी वो दौरे पर जाते हैं, युवा टूटता है। और कई बार तो जो उनकी युवा छवि रही है, विद्यार्थी परिषद की छवि रही तो है, उनको जो मौका मिला है उन्होंने प्रूफ किया, वो जगह बनाई है। आप देखो ना, शिवराज जी खुद कहते हैं शुभंकर अध्यक्ष हमारे, उनके आते ही कैसे कैसे परिणाम मध्य प्रदेश में आए। भारतीय जनता पार्टी पुनर्स्थापित हुई सत्ता में। ये विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रति भी लोगों का जो भाव है, 28 चुनाव भी जीते। देखो साहब, वाइब्रेशन काम करते हैं। 28 चुनाव भी जीते, 28 चुनाव जीते, लेकिन तमो हाथ से फिसल गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि एक अंधा जा रहा था और कोई चीज पकड़ में हाथ में आ रही तो कहने लगा मैं बड़ा शिकारी हूं, बटेर हाथ लग गई, मैं बड़ा शिकारी। वो तो कहते दमो पैटर्न पे हम 4 चुनाव भी अरे जीते। तो वो उस पर बात क्यों नहीं करते जो 28 चुनाव हुए, उस पर कांग्रेस बात क्यों नहीं करती। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी बहुत विनम्र लोग हैं और हम ये मानते हैं अगर एक चुनाव भी अगर हम लूज किए हैं तो उसकी भी संपूर्ण मीमांसा होती है और उसको करेक्ट करके अगला चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, गलतियों से सीख लेके समय रहते आप उसमें बदलाव लाते हैं, गलती स्वीकार भी करते हैं। 3 अध्यक्ष के बारे में अगर कुछ खुल के कहना चाहें। नहीं, मैंने कहा ना, नंदू एक लाइन में इनमें बेहतर। देखो, नहीं, देखिए ऐसा है, सबकी अपनी राकेश क्वालिटी जी से कोई चूक हुई, सबकी अपनी क्वालिटी होती है। क्या इन 3 प्रदेश अध्यक्षों में कुछ ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष कम खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझने लगे? भारतीय जनता पार्टी की ये पद्धति नहीं है साहब। नंदू भैया ने कभी कहा, नंदू भैया कहते थे मेरा नेता तो शिवराज सिंह चौहान है। राकेश सिंह जी ने कभी कहा, राकेश सिंह जी ने कभी, मैं तो बहुत, आप कह ही सकते हो कि मैं बहुत निकट था, नजदीक था हूं मैं मुझे कोई फर्क, मैं अपने अध्यक्ष के निकट। उस वक्त एक ऐसा वक्त आया था कि शिवराज जी अगर कोई द्वारा कार्यक्रम बना रहे और प्रदेश अध्यक्ष, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो विज्ञप्ति जारी होती थी उसमें एक बड़ा बदलाव मिलता था। नहीं, पार्टी का मीडिया प्रभारी अध्यक्ष के निकट होना ही चाहिए, इसमें कोई शक व शुबह नहीं हो सकती। अध्यक्ष के नाक कान पार्टी के मीडिया प्रभारी को होना ही चाहिए। भाई मेरे अध्यक्ष की इतनी व्यस्तताओं में फीडबैक कौन देगा? फिर लोग कहते हैं कि लोकेन पारासर संगठन चला रहे हैं, असली तो चीफ मतलब प्रदेश अध्यक्ष वही है जो सबको चला रहे हैं। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मैं अपना काम करता हूं। मेरा कमिटमेंट मेरे अध्यक्ष के प्रति है। वो नंद कुमार सिंह चौहान हो सकते हैं, वो राकेश सिंह जी हो सकते हैं, वो विष्णुदत्त शर्मा जी भी हो सकते हैं। मुझे जो अध्यक्ष जो काम देगा वो कमिटमेंट के साथ, उसकी गरिमा का ध्यान रखना। मैं अपने अध्यक्ष के लिए काम करता हूं, बहुत सीधी लाइन है मेरी जीवन की। मैं अपने प्रधान संपादक के लिए काम करता था, मेरी सीधी लाइन है। अध्यक्ष मेरे यहाँ संस्था है, संस्था का प्रतिरूप है, आसंदी है, और आसंदी के प्रति कमिटमेंट होना ही चाहिए। और वो लोकेन पारासर में नजर ही नहीं आता, उस पर वो अडिग भी है। लेकिन मेरे जो नेता हैं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सारी दुनिया जानती है, मेरा बड़ा नेता है, मेरी शान है, मेरी आन है मध्य प्रदेश की, और 15 महीने नहीं थे, लोकेन पारासर ने पूरी ताकत से, ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि आज जनसंपर्क विभाग नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है तो मेरे कोई प्रचार प्रसार में कमी आ रही है। नहीं, ये नहीं होगा। मेरा कमिटमेंट विचार के प्रति है, मेरा कमिटमेंट मेरे अध्यक्ष के प्रति है। शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, बड़ा नेता है आपने कहा। देखो, शिवराज सिंह जी चौहान हमारी संवेदनाओं का शिखर हैं, और शिवराज सिंह जी चौहान आज मुख्यमंत्री हैं, बहुत ताकत से, बहुत सरोकारों के साथ सरकार चला रहे हैं, और अगले चुनाव तक कोई विषय ही नहीं है। ये विषय कहाँ से आ जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये किस चंडू खाने में खबर चलती है, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। ये कोई विषय नहीं है। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आप उन गुने चुने नेताओं में हैं, मंत्री भी नहीं बोलते इतना खुल के जितना आपने बोला है। नहीं, मैंने कहा ना, ये काल्पनिक खबरों पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। काल्पनिक, ये कल्पना लोग के सवाल आज बदल रहे, कल बदल रहे, ये कल्पना लोग के सवाल हैं। मैंने कहा ना कि आज ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है, लोकेन पारासर से बदलती बीजेपी पे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है। सब चुनाव तो होते रहते हैं, और शिवराज जी तो आपने स्वीकार ही कर लिया कि एक नेता है। लोकेन पारासर जी, जिस संघर्ष के साथ यहाँ तक आप पहुंचे हैं, इस बदलती बीजेपी में कहीं आप अपना स्थान देखते हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहिए, समय आ गया है? देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पहुँचने के लिए मेरा कोई संघर्ष नहीं है। मुझे व्यवस्था के तहत यहाँ भेजा गया। कि वो किसकी व्यवस्था है सर? भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एक किसी पत्रकार की हमको आवश्यकता है, ठीक है, मुझे ऑफर किया गया, मैं आ गया, मैं काम कर रहा हूँ, कोई संघर्ष नहीं है इसमें। तो इसके पर्दे के पीछे संघ की भी कोई भूमिका? इसमें कोई संघर्ष, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं स्वयंसेवक हूँ।
मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, आखिरी सांस तक रहूंगा, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। मुरलीधर राव ने यहाँ बोला था सर कुछ दिन पहले ही इस सभागृह में कि भूमिकाएं बदलती हैं। ठाकरे जी संघ के वो थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ने को बोला गया, वो चुनाव लड़े। पार्टी बोलेगी तब तो लोकेंद्र पाराशर चुनाव लड़ेंगे ना सर। नहीं, आप अपने जीवन में अपने कमिटमेंट के प्रति आनंद के साथ काम करिए, डिटैच होकर काम करिए, अटैच नहीं होना चीज़ों से। उन लालसाओं से अटैच नहीं हूं मैं डिटैचमेंट के साथ जब तक जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है उसको पूरी प्रतिबद्धता से पूरा करेंगे। जिम्मेदारी नहीं होगी, संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसको प्रतिबद्धता से पूरा करेंगे। से अपनी बात भी रख रहे हैं और आलोचनाओं को सुन भी रहे, समझ भी रहे। लेकिन जी एक सवाल और उठता है, ग्वालियर चंबल से आए सर, वहाँ की राजनीति बड़ी मतलब उतार चढ़ाव वाली है। वही क्षेत्र था जहाँ से बढ़त नहीं मिली और सरकार नहीं बनी, वही क्षेत्र है जहाँ से सिंधिया फैक्टर के कारण सरकार लौटी। लेकिन लोकेंद्र पाराशर में क्या खूबी है कि जितने नज़दीक वो नरोत्तम मिश्रा के, उतने ही नरेंद्र सिंह तोमर के, उतने ही विष्णु दत्त के। ये खूबियां क्या है सब? वो कहावत है ना, हर दिए में तेल डाल रही क्या? नहीं, देखो मैं तो ऐसा नहीं मानता। ग्वालियर चंबल का एक स्वभाव और भी है कि बहुत विश्वास करने वाला क्षेत्र है। कमलनाथ जी ने कहा कि हम ये काम करेंगे। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने ये भी आशा जगाई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अपने क्षेत्र के प्रति झुकाव स्वाभाविक होता है व्यक्ति का। और जो वादे किए गए थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वादे किए, विश्वास करना पड़ेगा। सामाजिक मर्यादाएं होती हैं। इस उम्र का व्यक्ति कह रहा है हम कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, गौशाला बनाएंगे। तो ग्वालियर चंबल का आदमी बहुत पिघलता है जल्दी, लेकिन उबलता भी जल्दी है। उसी ग्वालियर चंबल संभाग ने जो पिघल के कमलनाथ जी को वोट दिया था, उसी ने उबल के कमलनाथ को निपटा दिया और सड़क पे ला दिया। तो बात कांग्रेस की निकली है लोगेन जी। कांग्रेस कोई चुनौती है 2018 के कम से कम जो रिजल्ट है वो सीट और मतदान को लेकर भले ही बीजेपी अपने आप को आगे रखती हो, लेकिन हमें तो चुनौती नजर आ रही है। संख्या गणित तो यही कहता है। देखो साहब, कांग्रेस तो अब इस देश पे पनौती हो गई है। ये दुर्भाग्य है, जिस पार्टी ने आज़ादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें गांधी जी हुए, शास्त्री जी हुए, मोरारजी देसाई हुए, कितने बड़े बड़े लोग हुए, उस पार्टी में आज किसकी भर्ती हो रही है? कौन बाहर जा रहा है? मैं लिस्ट गिनाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। आप इशारा कन्हैया की ओर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर की ओर कर रहे हैं। जो देशद्रोह के समर्थक हैं वो कांग्रेस के मामला कोर्ट में है सर, लाड़ले हो रहे हैं। मामला कोर्ट में है। वो देशद्रोह का समर्थन तो वो करते हैं। कोर्ट में है मामला, तो कोर्ट ने भी ये सुना है, सब लोग सुन रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक आदमी कहता है कि भारत की सेना बलात्कार करती है, तो फिर उस पर वो सवाल करते हैं कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री तो अमित शाह है ना, और सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। कानून, हम लोग कानून का राज चलाते हैं भाई, कानून फैसला करेगा। आपने कहा ना कोर्ट में, कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये सारी दुनिया ने सुना, खुले में सुना है। भाई एक ऐसा व्यक्ति की पार्टी जो कहता है लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, लोग उससे क्या उम्मीद करेंगे? क्या मानसिक विकलांगता है? आपकी हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाओ इस तरह से कि अमुक अमुक स्थान पर लड़के लोग कांग्रेस ना सही, कमलनाथ तो चुनौती है सर देश के बने। अरे कमलनाथ है कहाँ दादा? बड़े नेता में दादा कमलनाथ कहाँ है? मध्य प्रदेश में आते तो हैं, एक दिन के लिए आए थे। उस दिन अरुण यादव जी ने बता दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा उसी दिन, और उसी दिन उसके पहले सुलोचना को घर ले आए। कमलनाथ लापता है मध्य कांग्रेस प्रदेश से। कहती है सर, दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि भाजपा तो कांग्रेस युक्त हो गई है और कांग्रेस आतंक समर्थक युक्त हो रही है। इस बात को दिग्विजय सिंह के जो प्रेमी लोग हैं सब कांग्रेस में आ रहे हैं इस समय, और कमलनाथ तो देखो लापता हैं। और एक ऐसे आदमी को छोड़ गए हैं मध्य प्रदेश में जो खुद कहता है कि मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। तो समझ लो कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ने वाली है। तो आप चाहते हैं कि ये जोड़ी यहां मध्य प्रदेश से बनी रहे, जिससे 2023 में कोई संकट ही नहीं। भगवान दिग्विजय सिंह जी को लंबी उम्र दे, राहुल जी को लंबी उम्र दे, हम किसी का क्यों बुरा चाहेंगे? भाजपा अपनी लाइन बड़ी नहीं करेगी, सामने वाले की छोटी करेगी, उनके नेताओं को लाएगी। हम तो एक सद्भावना में कह रहे हैं, आप लंबा जिए, आप स्वस्थ रहें। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है। छोटी माने उनके नेताओं को आप अपने पास बुला लेते हैं और गंगा नहा ली, वो आप में सब मिल जाते हैं। देखो साहब, ये गंगा आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी तो गंगा है, इसमें जो आएगा वो पवित्र हो जाएगा। अगर लोग आना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाजपा भारत के लिए बनी है, तो उनका स्वागत है। जो भी आना चाहते हैं, जो आए आज ताकत से काम कर रहे हैं। माननीय सिंधिया जी आए, आज भी बड़ी ताकत बने हमारी। उन्होंने जिस प्रकार से सिविल एविएशन में काम किया, आप देखो मध्य प्रदेश के लिए कितना काम किया है, सब जगह काम किया है। ग्वालियर चंबल संभाग के विकास के लिए भी चिंतित है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी चिंतित हैं। तो मुझे लगता है जो आता है भाजपा का हो जाता है, और भाजपा भारत के लिए काम करती है। जो समझ जाता है वो काम करता है। मुरलीधर राव प्रदेश प्रभारी हैं सर, उन्होंने जो बयान पिछले दिनों दिया था उस पर कुछ लोगेन जी कुछ स्पष्ट करेंगे?
5-6 बार के सांसद, विधायक, मंत्री अब टिकट की उम्मीद न रखें, उसका भाव था। जो शब्द बोला मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उनका मैसेज अब पुरानी पीढ़ी के लिए है कि अब टिकट नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। नहीं, जो शब्द बोला मैं 200% कह रहा हूँ वो पायरेटेड है। एक नई बात ले आए आप। बिल्कुल गलत बयानी है, इसको कांग्रेस के लोगों ने तोड़ मरोड़ के चलाया है। मेरी स्वयं बात हुई है माननीय मुरलीधर राव जी से, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ओरिजिनल वीडियो कोई ला के दिखाए तो मैं उससे बात करूंगा। ओरिजिनल क्या, सब लोग बैठे सामने सुन रहे थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं शब्द पे नहीं जा रहा हूं। उनका जो भाव था, क्या उसको ये माना जाए कि 2023 में अब वो टिकट के दावेदार नहीं होंगे, जो 4-5 चुनाव जीत चुके हैं, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दे दिया। देखो, मैं मुरलीधर राव जी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। जिस शब्द का आप उल्लेख करना चाहते हैं, जो मेरे कानों तक पड़े हैं, इस प्रकार की कोई बात भारतीय जनता पार्टी में जो काबिल कार्यकर्ता है उसको अवसर मिलता है, जो जीत सकता होगा, जो जीत सकता है उसको अवसर मिलता है। अब कई बार चीजें आती हैं, क्यों साहब परिवारवाद का आप समर्थन करते नहीं करते? अरे भाई, परिवारवाद को दूसरे ढंग से समझो। कैसे परिवारवाद की परिभाषा? अगर राकेश जी आपका बेटा काबिल है तो क्या वो पत्रकार नहीं बन सकता? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। क्या आपका बेटा नाकाबिल है तो भी पत्रकार बनेगा क्या? तो सर वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्या है जिसके कारण आप परिवारवाद बोलते हैं? भाई ये वो तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर पूरा कि संगठन, राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी बन गए या सोनिया गांधी के पुत्र बन गए, वहीं तक फिट है, राज्यों में नहीं होगा। वो तो देखो कांग्रेस की स्थिति तो अलग है, सिर्फ अध्यक्ष वो तो परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नहीं, हम पार्टी का परिवार है। मतलब मुख्यमंत्री भी ये बात कहते हैं कि हम वंशवाद से बाहर निकल रहे हैं। तो वो वंशवाद क्या है सर? किसके थे? उसका क्राइटेरिया क्या है? ये बहुत स्पष्ट है कि केवल वंश का उत्तराधिकारी होने के कारण कोई नेता नहीं बन सकता। योग्यता सिद्ध करना हो। अगर वो योग्य है तो इस कारण से भी नेता नहीं बनेगा कि योग्य है और किसी के वंश से आता तो नहीं बनेगा, तो ये भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो इसलिए जो काबिल है वो वंश का हो या नहीं हो, उसको अवसर मिलना चाहिए। मतलब अवसर मिले, और लेकिन केवल किसी की संतान होने के कारण अवसर नहीं मिल सकता अगर योग्यता नहीं है तो। लेकिन सर आपके संगठन में जो एक बड़ा बदलाव विष्णुदत्त सुहास भगत की भाजपा में देखने को मिला है कि जो पहले मंत्री के पुत्र या विधायक के पुत्र किसी न किसी मोर्चे और पार्टी की कार्यकारिणी और सदस्य थे, वो सब गायब हो गए। सर ये वंशवाद का लाइन ही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आप इसकी चर्चा क्यों नहीं करते कि बूथ का अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया आज गृह मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री है, पोस्टर चिपकाने वाला जो है आज गडकरी केंद्र में मंत्री है, बहुत प्रभावी मंत्री है। कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो पिछले दिनों भाजपा संगठन में मुख्यमंत्री शिवराज जी के पुत्र, प्रभात झा के पुत्र, नंद कुमार सिंह चौहान के, या जिनके भी पुत्र थे, कई नेताओं की, जयंत मलैया के पुत्र, गोपाल भार्गव, ये अब सब संगठन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखो, भारतीय जनता पार्टी योग्य नहीं थे ये। भारतीय जनता पार्टी पुत्र के नाते चर्चा नहीं करती। इनको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देती है। इनको कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हो? अभी तो बहुत सारा काम होना है, क्या अभी बहुत सारी जानकारी होनी है, बहुत सारी चीजें अभी भारतीय जनता पार्टी में होनी है। ठीक है, कोविड के कारण जो देरी हुई है चीजों में, उस कारण से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी भी नहीं मिली। ये लोग उस योग्यता के मापदंड पर खरे नहीं थे, इसलिए बाहर निकाल दिया। किसी के पुत्र के कारण न किसी को अंदर किया जाता है न बाहर किया जाता है। हर कार्यकर्ता वो काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये भाजपा की थ्योरी है। 2023 से पहले 4 उपचुनाव जीत हार क्यों मायने रखती है सर? भाजपा के लिए मायने रखती है, दमोह के बाद हो रहा है इसलिए, या मुख्यमंत्री के लिए मायने रखती है जब नेतृत्व परिवर्तन की अचानक अफवाहें फैलाने लगते हैं लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं? ये 4 उपचुनाव जीत हार भाजपा या व्यक्ति विशेष के लिए कुछ ज़्यादा मायने रखते हैं? देखो, अपने यहाँ एक गीत गाया जाता है हमारे यहाँ, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो निर्माण भी कर रही है और चरित्र को भी बचा रही है। तो मध्य प्रदेश का विकास, भारत का विकास, यही हमारी प्रायोरिटी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव नहीं लड़ती कि अमुक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, अमुक आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, ये मंत्री बनेगा, ये विधायक बनेगा, ये क्राइटेरिया नहीं है। हमारे माननीय अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तो वो कहते थे पंचायत से पार्लियामेंट तक आगामी 50 साल तक चुनाव नहीं हारना है, हर जगह सरकार चाहिए, भारत का निर्माण चाहे जैसे बने, भारत का निर्माण तब होगा। तभी कांग्रेसियों को पार्टी में ला रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस ही तय करें कि चाहे जैसे गिरे, क्यों गिराते अपनी सरकार को? आप संभाल लोगे। जब इतने बड़े कद्दावर नेता को आप कहोगे कि आ जाओ, सड़क पे आना है तो आ जाओ, तो उनकी हैसियत है, वो राजमाता सिंधिया का नाती है, समझना चाहिए था कमलनाथ को। गलती कर गए, भुगत रहे हैं, तो मान के चलते हैं। देखो, कमलनाथ जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनना लिखा था,
वो बन गए, इससे ज्यादा उनका कोई चर्चा तो ये अस्तित्व एक बार अब नहीं। फिर कुंडली- अरे ये तो जोर कह रही है, जोर पकड़े भाई, उन्होंने कहा था कि ये ट्वीट संभाल के रखना, 15 अगस्त को मैं झंडा फहराऊंगा। तो जिस 15 अगस्त को हमने ट्वीट किया था कि ये मेरा ट्वीट भी संभाल के रखो कमलनाथ जी, बिल्कुल। आज पीसीसी पे झंडा नहीं फहरा पाए, आप डीसीसी पे फहरा रहे हो छिंदवाड़ा में, ये हैसियत हो गई आपकी। आपने ट्वीट की चर्चा की सर। लोकेंद्र पारासर के ट्वीट इन दोनों पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष उसके बाद उस पर मुहर लगाते हैं बाइट दे के। ये ट्वीट क्या अब मध्य प्रदेश में लोकेंद्र पारासर को आईटी सेल जो चला रहे हैं अमित मालवीय का एक लाइन को आगे बढ़ाने वाला शख्स माना जाए? अरे देखो, ये संयुक्त काम होता है मीडिया के, चूंकि आयाम ये अलग- पहले कार्यकाल में नहीं था नहीं, आपके। मीडिया के आयाम सर अलग ये बदलती बीजेपी के बाद आप एजेंडा सेट कर तो रहे हैं। बदलते समय के साथ चीजें बदलनी पड़ती हैं। मतलब एजेंडा आज सेट कर रहे आज हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको नकार नहीं सकते आप। तो फर्स्ट हैंड सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन देता है, तो सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी बढ़ना ही चाहिए। और लोकेंद्र पारासर क्या है? भारतीय लोकेंद्र पारासर क्या है? आजकल भारतीय कहा जनता जाता है पार्टी का सर, भारतीय जनता पार्टी का सर मीडिया सुनिए, इंचार्ज। जो कहा जाता है वो मैं बोलने जा रहा हूं। नेता नंबर 4, मुख्यमंत्री नंबर 1, प्रदेश अध्यक्ष नंबर 2, संगठन महामंत्री 3 और नेता नंबर 4 लोकेंद्र पारासर। वो क्यों? क्योंकि बदलाव के इस दौर में या तो ऐसे नेता लौटे हैं जो एक बार भाजपा से बाहर जा चुके हैं, बात कर रहा हूं भगवान दास सबनानी की, या फिर अब सब नए चेहरे हैं, इक्का दुक्के लोगों को ही पदाधिकारी के तौर पर दोबारा लगातार। मैं अपनी एक बात नेता नंबर 4 मैं मानते अपनी हैं? बात पूरी कर रहा हूं। लोकेंद्र पारासर क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी। मैं हूं या कोई भी हो, काम उसको यही करना है कि पार्टी को क्या इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचानी है, अपने नेतृत्व को क्या उस पर लाइन लेनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी का काम है, उसको करना चाहिए। अब वो ट्वीट के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, मेल के जरिए हो या पेपर के जरिए हो, तो जो तकनीकी है, जो बेहतर है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी होने के नाते किसी भी पार्टी का उसकी जिम्मेदारी है कि अपने नेतृत्व को समय से अवगत कराना चीज़ों को। निश्चित तौर पर आप हौसला बढ़ा रहे हैं अपनी टीम को। नए चेहरे हैं, थोड़ा अनुभव की कमी है, लगता है कि उनको भी एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो मीडिया से जुड़े हैं, सह प्रभारी हों, चाहे वो आपके प्रवक्ता हों, पैनलिस्ट तो आपने खत्म ही कर दिए। नहीं, उनके अंदर ललक है, सीखने की इच्छा है। देखो साहब, खराब आदमी वो नहीं होता जो जानता नहीं है, खराब आदमी वो होता है जो जानना नहीं चाहता। लेकिन हमारी जो टीम बनी है वो जानना चाहती है, समझना चाहती है, तर्क विकसित करना चाहती है, तथ्य एकत्रित करना चाहती है, और वो टीम काम कर रही है बहुत ताकत से। और जो पैनलिस्ट और जो बाहर हो गए सर, वो कहते हैं मेरा क्या कसूर, उनको तो कहीं एडजस्ट किया नहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए कोई बाहर नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में, सबको काम कुछ ना कुछ रहता है, तय किया जाता है। पैनलिस्ट की व्यवस्था भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होगी। ये क्योंकि बड़ी खबर दे रहे हैं और बड़े संकेत, लोग राहत महसूस करेंगे कि लोकेंद्र पारासर बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, टीम से हिस्सा नहीं बन पाए लेकिन आपको जोड़ा कोई भी जाएगा। कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसके लिए काम नहीं है, कुछ ना कुछ काम सबके लिए पार्टी तय सीधा करती है। संदेश उनको, जो आपके संघर्ष के साथी थे, क्या उनको नई भूमिका में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया सब जाएगा? चीजें समय- बात पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं सब की। जगह समयबद्ध होता है, और एडजस्टमेंट का काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। उपयुक्त कार्यकर्ता उपयुक्त काम में लगाना, एडजस्टमेंट शब्द तो हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। हम तो कौन कौन कार्यकर्ता किस किस काम के लिए है, उस कार्यकर्ता को उस काम में लगाना, यही पद्धति है। सारे फैसले सही हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं गलत व्यक्ति को कुछ अलग काम दे दिया, उससे बेहतर बैठा रह गया। नहीं नहीं, कार्यकर्ता को काम देते हैं, कार्यकर्ता की मीमांसा होती है, चिंता होती है, फिर उसके बारे में विचार होते हैं। अभी तो काम शुरू हुआ है और आप देख रहे होंगे बहुत उत्साह के साथ हमारी पूरी टीम। लोकेंद्र जी, इन दिनों प्रदेश के दौरे पर आप पत्रकारों की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोना काल है, हम चाहते हैं या लोग चाहते हैं, लोगों की अपेक्षा है कि भाजपा उनकी बीमा की राशि भर देती। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। छतरपुर, उसके बाद जबलपुर, फिर मंदसौर और आज जो जैन, 4 शिविर हमारे हो चुके हैं अभी भोपाल तक। छोड़ रहे हो आप? नहीं, अरे भोपाल तो साहब आपके लिए और बड़ा करेंगे, ग्रांड राजधानी है उसकी, तो पत्रकार और परिजन उसमें शामिल है? उसकी बड़ी योजना। पत्रकार परिवार ही शब्द है उसमें। सिर्फ नब्ज पर हाथ, चेकअप या इलाज की भी नहीं नहीं, व्यवस्था? उसमें तय ये किया है। देखो, मैं तो पहले इसकी भावना बताऊं, मैं मूलतः पत्रकार, जीवन भर मैं जानता हूं पत्रकारिता कितना कंट का कीड़ मार गए, कितने कष्ट हैं, कितनी परेशानियां हैं। और आज जो पत्रकारिता में बदलाव आया है, शारीरिक श्रम तो झेल लेता था पत्रकार, आज मानसिक श्रम बहुत बढ़ गया है। और ऐसे मानसिक श्रम में, इतनी भाग दौड़ में, कई बार न खुद को देख पा रहा है, ना परिवार को देख पा रहा है। तो केवल ये संवेदनशील निर्णय इसलिए लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो अभियान हमारा चल रहा है, सेवा और समर्पण, उसमें मीडिया विभाग को भी कुछ ना कुछ सेवा कार्य करना है। ये विषय आया तो हमने कि सेवा कार्य फिर हम अपने लोगों के लिए करेंगे। भोपाल की तो तारीख मेरे मुकर्रर? पत्रकार मित्र, तारीख मुकर्रर हो रही है, उसकी विचार चल रहा है, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं।
तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन भोपाल में बहुत अच्छा आयोजन करेंगे। पत्रकार मित्रों की सारी जांच उसमें होंगी, पत्रकार मित्र को यदि कोई कष्ट निकलता है तो उसका इलाज भी कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और कुछ आपसे अपेक्षाएं रख सकता है मीडिया? नहीं, मीडिया तो देखो साहब, साहित्य समाज का दर्पण है, और आज जो साहित्य है वो मीडिया ही है। मेरी व्यक्तिगत एक अपेक्षा, जी, संवाद जिस पर भाजपा आगे बढ़ती है, एक मीडिया प्रभारी से और आपकी टीम से, कि संवाद के साथ समन्वय और बेहतर कैसे बन सकता है। व्यस्तताएं आप लोगों की हो सकती हैं, चुनौतियां आपके सामने होंगी, समय कम है, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि पार्टी अध्यक्ष और मीडिया के मार्फत हम लोग अपनी बात आप तक कह सकें? नहीं, निश्चित तौर पर आप देखो, संवाद अगर कुछ कम है तो उसको निश्चित तौर पर बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस पर हम मीमांसा भी करेंगे अगर ऐसी कोई बात है। और अभी हमने टीम बढ़ाई है, आप देखो सह मीडिया प्रभारियों की संख्या बढ़ाई है। वो इसलिए बढ़ाई है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ इंटरटेन करने के लिए लोग रहें, कि आपका कोई नीचे तक का ढांचा और समझाएं सर, चर्चा को विराम दे उसके पहले, कि नीचे तक भोपाल, फिर जिला, संभाग, जिला और मंडल स्तर तक। अभी जो हमारा ढांचा वर्किंग में है वो के प्रदेश के बाद सीधे जिला, और जिले के बाद जो है मंडल तक हमारी टीमें इस समय एक्टिवेटेड हैं। सब जगह काम चल रहा है, सब जगह के हमारे कम्युनिकेट होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। रोज़ाना सवेरे हम लोग सारे सह मीडिया प्रभारी प्रदेश के और प्रवक्तागण सब लोग चर्चा करते हैं कि आज की क्या खबरें हैं, पार्टी की क्या लाइन है, उस पर फिर नेतृत्व से बात करते हैं। ये एक पद्धति है, और इस पद्धति में समय भी जाता है सवेरे, ये बात भी सही है, लेकिन उसके परिणाम भी बेहतर आ रहे हैं। इनका मूल्यांकन होना चाहिए, अवलोकन तो आप कर रहे होंगे, चाहे वो प्रवक्ता हो, सह मीडिया प्रभारी हो, उसके लिए कोई व्यवस्था हो सकता पार्टी के अंदर का मामला हो, लेकिन क्या सह मीडिया प्रभारी प्रवक्ताओं के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी बड़ा विलक्षण संगठन है। यहाँ केवल प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी या सह मीडिया प्रभारी या विधायक या सांसद, ये क्राइटेरिया नहीं है, कार्यकर्ता क्राइटेरिया है, और कार्यकर्ता का मूल्यांकन कोई न कोई करता ही है, किसी न किसी स्तर पर होता ही है। सर, आप बॉस हैं इनके पूरे मीडिया के, क्या अपनी टीम को ये छूट देंगे कि अगर आपको मौका मिलता है तो चुनाव लड़िए? किसको? मुझे? आपकी टीम, आप अपनी जगह, आपका फैसला तो पार्टी करेगी। मैंने कहा इकाई तो कार्यकर्ता ही है, ये तो कार्य वितरण है। इनको जो काम कर रहे हैं भाई, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि वो बेहतर परफॉर्म मीडिया में कैसे करें। मैं क्या है, मैं वो घोड़ा हूं तांगे का जिसके दोनों तरफ ये लगा रहता है। क्या मेरा जो काम है मैं उतना ही देखता हूं उसको। आप क्या कहते हैं उसको, घोड़े के ऊपर जो लगा रहता है, तांगे घोड़े के ऊपर दोनों तरफ, शब्द मुझे जो भी कहते हैं, हाँ, मतलब उसी दिशा में वो एक चमड़े की वस्तु लगी रहती है, तो वो इसलिए लगाई जाती है कि आप अपना काम करिए। केवल मेरा काम है मेरे मीडिया विभाग का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अंतिम सवाल, संघर्ष के साथ हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, और कहीं ना कहीं जब अपेक्षाएं पूरी करता है तब उसको पद प्रतिष्ठा से नवाजा जाता है। ऐसे में शुभचिंतक कम, थोड़ा विरोधी और दुश्मन ज़्यादा बन जाते हैं। लोकेंद्र पारा सर ने अभी तक की इस यात्रा में दोस्ती के रिश्ते को मजबूत कर दोस्ती कमाई है, या कुछ आलोचक भी बनाए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हमें सबसे सीखना चाहिए, और अपनी कमियों की मीमांसा जब हम संध्या काल में बिस्तर पर जाते हैं, रात्रि काल में, तो दिन भर का चिंतन करना चाहिए, प्रभु मुझसे आज क्या क्या गलती हुई, पहले तो मैं अपने को ठीक कर लूँ, तब दूसरे के बारे में चिंतन करूँ। तो मुझे लगता है कि मैं उस पद्धति का सिपाही हूँ कि मैं अपने को ही ठीक करने की कोशिश करता हूँ। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, हम तो उस पद्धति के लोग हैं साहब, यही पढ़ा है हमने। तो हिंदी का छात्र हूँ, कोई विद्यार्थी। अंतिम बात जो आप कहना चाहें, मैं ना पूछ पाया हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते मुझे सौभाग्य मिला है कि आज भी राजनीतिक परिस्थितियां कितनी भी बदल गई हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चिंतन का केंद्र यदि कोई है एकमात्र, तो वो भारत है। और कई बार मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है तो भारत है। आज परिस्थिति ऐसी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो भारत मजबूत रहेगा। ऐसे विलक्षण कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जैसे इसी पार्टी में पैदा हो सकते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे क्या कांग्रेस की स्थिति है। तो दरवाजे खोल दिए हैं आपने, जिसको आना हो आओ, नहीं सुधरोगे हम सुधार लेंगे। दुनिया में अगर सब जगह हो पवित्र तो लोग बना हैं। लेंगे। दुनिया में सब जगह पवित्र लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में सब खराब लोग हैं। तो जो अच्छे हैं उन पर नजर है? नहीं, जो अच्छे हैं उनकी नजर भाजपा पे। तो चलिए हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र पारा। धन्यवाद आदरणीय। तो भाजपा का वो चेहरा जिसने मीडिया को ही न सिर्फ बदला है, बल्कि बदलती भाजपा का एक अहम कड़ी साबित हुआ है, या यूं कहें कि बदलती भाजपा के साक्षी। बात उन्हीं लोकेंद्र पारा सर की। बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है, लेकिन मीडिया प्रभारी हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ प्लान सामने रखा है। और एक खबर नवीस को ये उम्मीद रखना चाहिए कि भाजपा का मीडिया प्रभारी कम से कम उनकी खैर खबर तो जरूर लेगा, वह भी तब जब कोरोना काल में समस्याएं मीडिया कर्मियों के सामने कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं।
तरह तरह की समस्याएं, लेकिन अगर लोकेन की बात पे यकीन करें तो सबका निराकरण जल्द से जल्द करने की वो अपनी ओर से कोशिश जरूर करेंगे। सवाल दर सवाल में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए शख्स के साथ।